जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेहा ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के थर्ड लेसन के बारे में। ठीक है, ये 6 क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे दोस्तों हम लोग। और जिस तरह से हम आपको 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, उसमें दोस्तों सौरमंडल था और फिर दूसरा लेसन ग्लोब के बारे में था। ठीक है, और तीसरा दोस्तों हम लोग पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पृथ्वी किस तरह से गति करती है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोगों को। दोस्तों आप सभी को तो पता होगा कि पृथ्वी क्या करती है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो वही बस उसी के बारे में पढ़ना है, किस तरह से चक्कर लगाती है। ठीक है, पर जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की गति है, घूर्णन गति है और परिक्रमण गति है। दोस्तों फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ें तो हम आपको बताए सारे ग्रह के बारे में कि परिक्रमण गति कितनी है, उसकी परिक्रमण गति कितनी है, उसकी परिभ्रमण गति कितनी है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की गतियाँ करती है, एक खुद अपने अक्ष पर घूमती है और एक सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो ये 2 प्रकार की सारे ग्रह जो है 2 प्रकार की गतियाँ करती है। तो पृथ्वी भी एक प्रकार का ग्रह है। पृथ्वी भी 2 तरह से गतियाँ करती है, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। मतलब परिक्रमा करती है, परिक्रमण गति यानी सूरज के चारों तरफ जब वो गति करेगी तो उसको कहेंगे परिक्रमण गति, और जब अपनी अक्ष पर घूमेगी तो उसको कहेंगे घूर्णन गति। देखिए पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहलाता है। और सूरज के चारों ओर स्थित कक्षा में पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसको परिक्रमण गति कहते हैं। और बोल रहा है पृथ्वी के अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा है, जो इसके केंद्रीय सतह से 82.5 डिग्री का बनाती है। क्या बनाती है? 82.5 डिग्री का क्या बनाती है? कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। क्या करती है? पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। सभी ग्रह ऐसा करता है, पृथ्वी भी ऐसा ही करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी क्या करती है? पड़ पाती है। यानी कि दोस्तों देखिए पूरा पृथ्वी है ना, तो इसके आधे भाग में ही सूरज की रोशनी पड़ पाती है। एक मनी की यानी कि एक भाग में अगर जब दिन होगा तो इधर रात होता होगा, अगर इधर दिन होता होगा तो इधर रात होता होगा। अगर एक ही भाग में सूरज का प्रकाश पड़ रहा है तो क्या होगा? वो खुद के प्रकाश से तो प्रकाशित होगा नहीं। तो यही बात होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सूर्य के मतलब इसके आकार के समान है, आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी क्या होती है? प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग को में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग में क्या होता है? वहाँ रात होता है। तो अभी हम आपको बताएं किस साइड रात होगा। बोल रहा है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करते हैं। मतलब दोस्तों हम यहाँ पे आपको दिखाए ऐसे करके कि मान लिया कि इधर है और इधर दिन है और तो इधर रात होगा, और इधर दिन होगा तो इधर रात होगा। तो ये दोस्तों जो विभाजित कर रही है दिन और रात को, इसी को कहते हैं प्रदीप्त पिंड। ठीक है, सॉरी प्रदीप्ति वृत्त। क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। मतलब जो दिन और रात को विभाजित कर रही है इसको कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। बोल रहा है यह वृत्त ध्रुव अक्ष के साथ नहीं मिलता है, अर्थात कि आप जैसे कि 3.2 में देख सकते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में क्या करता है? 24 घंटे का समय लेता है। यानी कि एक दिन में वो अपने अक्ष पर पूरा तरह से घूम लेता है। अब दोस्तों बोल रहा है घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। क्या कहा? मतलब कि एक दिन में पूरा मतलब पृथ्वी घूम लेता है, एक दिन उसको कहा जाता है। तो इसको मतलब क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन कह दिया जाता है। और ये दोस्तों पृथ्वी की क्या है? दैनिक गति है। दैनिक मतलब रोज का गति है, मतलब एक दिन में घूम रहा है, यानी कि रोज अपने चक्कर पर एक चक्कर लगा ले रहा है। यानी कि इसको दैनिक गति कहते हैं। इसको कहते हैं पृथ्वी दिन कहा जाता है इस काल को। और इसको दोस्तों घूर्णन गति भी कहेंगे। और यहीं पे दोस्तों देखिए ये होता है, ये है प्रदीप पिंड। ठीक है, देखिए ये प्रदीप पिंड है। इधर दोस्तों अंधेरा है और इधर मतलब क्या है? इधर दिन है। देखिए सूरज यहाँ पे से है, इधर सूरज का प्रकाश पड़ रहा है। तो इधर दोस्तों यहाँ दूर तक क्या हो जाएगा? मतलब उजाला आया है तो इधर दिन हो जाएगा, और इधर उजाला नहीं आया इसका मतलब कि इधर रात हो रहा है। और ये तो दिन और रात को विभाजित कर रहा है, वही दोस्तों है प्रदीप पिंड। ठीक है, और ये कक्षीय झुकाव की बात कर रहा है दोस्तों। देखिए अक्षीय झुकाव दोस्तों कहे तो मतलब अक्ष का झुकाव, अक्षीय झुकाव। तो ये अक्ष पर कितना सूर्य अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका है पता है? 23.5 डिग्री। लेकिन अगर कोई कहे कक्षीय झुकाव तो कक्षीय झुकाव दोस्तों इसका है 66.5 डिग्री। ठीक है, कितना कहिएगा? 66.5 डिग्री कक्षीय झुकाव है। उनकी कक्षा पर अपने 66.5 डिग्री पृथ्वी क्या हुआ है? झुका हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है क्या आप जानते हैं? तो किस चीज़ के जानने की बात कर रहा है? बोल रहा है कि क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने आस पर क्या कर रही है? घूम रही है। ठीक है, आर्यभट्ट बता दिया था सबसे पहले। बोल रहा है अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? तो दोस्तों आप लोग दिमाग लगाइए, सोचिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात दे दिया है। बोला रहा है कि अगर पृथ्वी घूमना ही बंद कर दे, नहीं घूम रहा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, बोल रहा है दोस्तों देखिए ये 6 क्लास का बुक है। बहुत ही ऐसा फैक्ट आता है ना तो बच्चों के दिमाग में ऐसा चीज़ फिगर बनता है कि घूरना नहीं करना बंद कर दे। मतलब ये सब बद क्यों आखिर ऐसा करके देता है? क्योंकि पता है 6 क्लास में दो ये सब इंटरेस्ट करने के लिए देता है। सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट लोगों को क्या करता है, स्टूडेंट को क्या होता है? बढ़ जाता है ये चीज़ पढ़ने से। ठीक है,
और जानकारियाँ तो रहती ही हैं। बोल रहा है सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी का भाग को हमेशा दिन होगा और इसके कारण उस भाग में क्या होगा, गर्मी अधिक पड़ेगा। तो देखिए वहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इसका मतलब गर्मी तो पड़ेगा ही। वहाँ पे दिन हो रहा है तो वहाँ पे गर्मी पड़ेगा ही। और दूसरे भाग में क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा, वहाँ पे पूरा ठंडा हो जाएगा, मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है। तो कहाँ से वो लोग वहाँ उधर से पृथ्वी उधर न गर्मी अवशोषित कर पाएगा, ना प्रकाश, ना उष्मा, कुछ भी मतलब सूर्य से अवशोषित नहीं कर रहा है। उसका मतलब वो चीज़ क्या पड़ गया, वो जो स्थल है वो क्या हो गया, ठंडा पड़ गया है। तो बोल रहा है इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाता। अभी क्या होता है दोस्तों, एक तरफ रात होता है तो दूसरी तरफ दिन होता है। मतलब हमेशा मान लीजिए कि यहाँ पे दिन है और ये दीप्त पिंड है, मतलब इधर दिन है और इधर रात है। तो कभी एक दिन इधर दिन रात होगा, तो कभी ना कभी इधर दिन और इधर रात होगा, कभी इधर रात होगा तो इधर दिन होगा। तो मतलब चलते रहता है। तो कुछ समय तो ठंडा बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक जगह पर अगर पूरी गर्मी रहे, जिंदगी भर दिन रहे, गर्मी रहे और रात हो ही नहीं, और एक तरफ पूरी ठंडा पड़े और वहाँ पे दिन हो ही नहीं, वहाँ पे बिल्कुल भी उष्मा ना हो, तो क्या जीवन संभव है? जीवन संभव हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पर बर्फ जम जाएगा और यहाँ पे तो दोस्तों पता ही क्या होगा, इतना गर्मी के कारण। तो इस वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। तो पृथ्वी की घूर्णन करना बंद कर दे तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। हो रहा है पृथ्वी की दूसरी गति, सूर्य के चारों ओर की गति की गति। अब सूर्य के चारों तरफ भी जो है पृथ्वी क्या करती है, गति करती है। उसको कहते हैं परिक्रमण गति। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति उसको कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 है, देखिए 366 दिन देता है दोस्तों, लेकिन 366 दिन से कम ही दिन में घूर्णन कर लेता है। यानी कि 365 × 1/4 दिन में ही क्या कर लेता है ये, 365 दिन और मतलब दिन का 1/4 वो सूर्य का एक चक्कर क्या करती है, लगा लेती है। बोल रहे हैं हम लोग एक वर्ष को क्या कहते हैं, 365 दिन का मानते हैं। एक वर्ष को क्या कहते हैं, 365 दिन मानते हैं कि 365 दिन का एक वर्ष होता है। तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ पाते हैं। तो दोस्तों देखिए 6 घंटा 1/4 का मतलब कि एक दिन का 6 घंटा भी 365 दिन लेता है, और एक दिन का 6 घंटा ले लेता है। ठीक है? एक दिन का 6 घंटा ले लेता है। ये सूर्य अपने पूरे मतलब सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी। लेकिन इस 6 घंटा को हम लोग नहीं जोड़ते हैं और इसको दोस्तों इस 365 दिन जो वार्षिक होता है, एक वर्ष में 365 दिन इसको मान लेते हैं, ठीक? इस तरह से। और ये छोड़ते-छोड़ते इसीलिए दोस्तों कभी-कभी देखिएगा कहता है अब लीप वर्ष है, मतलब ये 6 घंटा वाला क्या होता है, दिन बढ़ता है। हम लोग नहीं जोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएगा, 6 घंटा कहाँ मैनेज होगा, तो बढ़ता है। तो कभी-कभी 366 दिन का साल हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से उस वर्ष को लीप वर्ष कह देते हैं। तो यहीं से वो चीज़ बढ़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक दे रहा है क्या, इधर दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु है, इधर दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूरज है। जैसे देखिए यहाँ पे सूरज है, सूरज का प्रकाश इधर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है और इधर पड़ रहा है, ठीक? ये दोस्तों 22 दिसंबर के दिन हो रहा है और इधर 21 जून को दे रहा है, ठीक? 22 दिसंबर के दिन दोस्तों उत्तरी दक्षिण अयनांत होगा और 21 जून को क्या होगा, उत्तर अयनांत होगा। तो अयनांत दिया है, ठीक है? इधर क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर को अगर दक्षिण अयनांत होगा तो दक्षिण में अयनांत का मतलब दक्षिण में ग्रीष्म ऋतु होगा और उत्तर में शीत ऋतु होगा। तो कब होगा, 22 दिसंबर के दिन होगा। और वही अगर बात करें उत्तर अयनांत की, तो उत्तर में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिण में शीत ऋतु। तो ये कब होगा, तो 21 जून को होगा, ठीक है? और अगर ये बात करें ये इसका विषुव का, तो विषुव दोस्तों 21 मार्च को भी होता है और 23 सितंबर को भी होता है। जिसमें सूर्य क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, मतलब पूरी तरह से यहाँ पे पड़ता है और यहाँ पे शरद ऋतु होता है और यहाँ पे भी शरद ऋतु होता है। ऊपर क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध में मतलब शरद ऋतु होगा और दक्षिण देखिए विषुव होगा, उत्तरी विषुव। तो दक्षिण उत्तर में क्या होगा, बसंत ऋतु होगा और दक्षिण में शरद ऋतु होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है अगर विषुव होगा दक्षिण में तो इधर हो जाएगा दक्षिण में बसंत ऋतु और फिर शरद ऋतु, ठीक है? तो विषुव 2 दिन होता है। तो इसके बारे में नीचे वर्णन क्या है, आइए अच्छे से समझ लेते हैं। इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। बोल रहा है 4 वर्षों के प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलाकर 1 दिन यानी कि 24 घंटा। देखिए अब मतलब 4 वर्ष में बढ़ जाएगा ना 1 दिन। देखिए 1 दिन में 6 घंटा तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, ठीक है? 1 वर्ष में 6 घंटा बढ़ गया है, 1 वर्ष में 6 घंटा बढ़ा है तो 4 वर्ष में बढ़ जाएगा ना, 6 चौके चौके कितना हो जाएगा, 24 घंटा, यानी कि 1 दिन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए 4 वर्ष पर दोस्तों 1 वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष आता है, ठीक? और उसको दोस्तों उसमें 366 दिन होता है, यही कह रहा है। इसके अतिरिक्त दिन की फरवरी महीने में जोड़ा जाता है, फरवरी महीने में जोड़ा जाता है, इसीलिए तो कभी फरवरी देखिए 28 को तो कभी 29 को होता है। तो ये बोल रहा है प्रत्येक चौथे माह 28 के बदले क्या होता है, 29 दिन का होता है। हर एक 4 वर्ष के अंतराल पर फरवरी का माह 28 के न लग के 29 का महीना इसमें लगता है। ऐसा वर्ष जिसमें क्या होता है 366 दिन होता है, उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहा जाता है। तो इसके बारे में हम आपको बता दिए।
अब दोस्तों देखिए इसके बारे में यहाँ से दे रहा है, बोल रहा है समानतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो या तो यहाँ गर्मी होगा, फिर सर्दी होगा, या तो बसंत होगा, या तो फिर शरद ऋतु होगा। तो ये 4 ऋतुओं में बांटा गया है। बोल रहा है ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति से परिवर्तन के कारण है। दोस्तों देखिए दैनिक परिवर्तन, दैनिक गति कहते हैं घूर्णन गति को, पृथ्वी के घूर्णन गति से दैनिक परिवर्तन होता है। लेकिन अगर ऋतु परिवर्तन की बात करें तो वो सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाता है ना, उसकी वजह से होता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए एक प्रयोगशाला ये तो करके दिखा रहा है, तो इसको तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसके बारे में अभी बच्चों का खेल है ये, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे अपना टॉपिक पे आते हैं। बोल रहा है आप देखें कि 21 जून को क्या है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पे देखिए फिगर के अनुसार ये क्या होता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है, ठीक है। तो इधर देखिए 21 जून कहाँ है, ये देखिए 21 जून को ये जो उत्तरी गोलार्ध है ना, ये किधर है, इधर सूर्य की तरफ झुका हुआ है ना। देखिए आप यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध किधर है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है कि नहीं। और ये दोस्तों नहीं झुका हुआ है, नहीं झुका हुआ ना। तो आइए यहाँ पे बोल रहा है दक्षिण क्या होता है, दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है। तो सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी, कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक हो जाता है और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में उष्ण कम ऊष्मा होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। इसी वजह से इसको कहते हैं, मतलब चूंकि उत्तरी गोलार्ध में के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून के इस क्षेत्र को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और इस पृथ्वी को, इस अवस्था को कहते हैं उत्तरी अयनांत। और इसके ठीक 6 महीना बाद दोस्तों, यानी कि 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत होगा, जिसमें दक्षिण ध्रुव क्या होगा, सूर्य की ओर झुकेगा और वहाँ पे दक्षिण में 6 महीने तक दिन रहेगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ये उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव इधर की ओर झुका हुआ सूर्य की ओर, तो यहाँ पे दिन होगा, मतलब इधर सूर्य के प्रकाश ज़्यादा जाएगा और दिन उत्तरी उत्तरी और यहाँ पे दिन होगा दोस्तों। तो आप सोच सकते हो वहाँ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होगा, इसका मतलब वहाँ गर्मी ज़्यादा होगा। यानी कि उत्तर में उष्ण मतलब उत्तर में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा, गर्मी ज़्यादा होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा होगा, दक्षिण में शीत पड़ जाएगा। तो इसको उत्तरी गोलार्ध कह देंगे, मतलब उत्तर अयनांत कह देंगे। और दक्षिण अयनांत में पता है क्या होता है, दक्षिण अयनांत में दक्षिणी मतलब दक्षिणी ध्रुव है जो सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य इधर झुकेगा सूर्य की ओर, दक्षिणी गोलार्ध दक्षिण ध्रुव। तो दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों प्रकाश पड़ेगा, वहाँ पे दिन होगा, तो और वहाँ पे ऊष्मा अधिक पड़ेगी, मतलब ग्रीष्म ऋतु होगा। और फिर उत्तर गोलार्ध में फिर शीत ऋतु हो जाएगा। तो इस तरह से होता है, इसको कहते हैं दक्षिणी अयनांत। तो इसके अब 6 महीना यहाँ पे रहता है दिन और 6 महीना यहाँ पे रहता है दिन। तो ठीक है। तो जब यहाँ पे दिन रहता होगा तो यहाँ पे रात रहता है, और यहाँ पे रात रहता है तो यहाँ पे दिन रहता है, और यहाँ पे रात तो यहाँ पे दिन। तो यही मतलब विपरीत कंडीशन होता है। तो इस तरह से इसको उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अयनांत और इसको दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आगे। और इस 6 महीने के बाद होता है मतलब दक्षिण अयनांत। अब दोस्तों देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को बिल्कुल एक जैसा कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है, 21 मार्च और 20 सितंबर की अगर बात करें तो वो 20 पर क्या करती है, बिल्कुल सीधी रेखा पड़ती है सूर्य का, ठीक है। ध्रुव किधर भी झुका हुआ नहीं रहता है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों विषुव। और यहाँ पे दिन और रात क्या होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है। दोस्तों देखिए उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो उस समय उत्तर में दिन सबसे बड़ा होता है, ठीक है, रात कम होता है। यहाँ पे देखते देखा था सबसे लंबा दिन होता है, छोटी रात होती है, ठीक है। लेकिन अगर दक्षिणी में बात करें तो दक्षिण ध्रुव में सबसे लंबी रात और सबसे छोटी दिन होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु को क्रिसमस पर्व मनाया जाता है, तो ये बात याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में किस पर्व को, क्रिसमस पर्व को बनाया जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रात होती है, ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु होती है। तो इसमें दक्षिण गोलार्ध में लंबा दिन हो जाएगा, दक्षिण अयनांत होगा तो उत्तर अयनांत होगा तो उत्तर दिशा में लंबा दिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखिए बोलता है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। देखिए दोनों चीज़ तो एक ही है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों दिन मतलब क्या होता है, विषुव ही होता है, ठीक है। क्योंकि सूर्य की कहीं भी मतलब पूरा नहीं पड़ेगा, दिन रात बराबर ही होगा, किसी भी तरफ विषुवत रेखा झुका हुआ नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अंतर होगा दोस्तों। क्या अंतर होगा, देखिए यहाँ बताया है। अगर 23 सितंबर की बात किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु पड़ती है। लेकिन 21 मार्च की अगर बात करें तो विपरीत हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु पड़ जाती है। तो देखिए यहाँ से समझते हैं।
ठीक है। देखिए ये इधर का रहा है दक्षिण में शरद ऋतु और उत्तर में बसंत ऋतु, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, उत्तर में शरद ऋतु, दक्षिण में बसंत ऋतु। क्यों ना उल्टा हो? देखिए यहाँ पे शरद ऋतु पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे बसंत ऋतु, क्योंकि ये प्रकाश तो इधर पड़ रहा है, ठीक है, विषुवत रेखा परिधि से इधर कम पड़ रहा है। आप दोस्तों देखिए यहाँ पे इधर पड़ रहा है, हाँ, और इधर पे कम पड़ रहा है, तो मतलब इस तरह से यहाँ पे शीत और शरद होता है, विपरीत हो ही जाएगा, ठीक है। इस तरह से कंडीशन वहाँ पे बन जाता है, ठीक। दोस्तों अब तो चैप्टर खत्म हो गया, बहुत छोटा चैप्टर था ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे शरद ऋतु होती है 23 सितंबर और 21 मार्च में, आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो इसी कारण से दोस्तों भ्रमण गति और परिक्रमण गति पृथ्वी का रहता है। घूर्णन के कारण प्रतिदिन का जो परिवर्तन होता है घूर्णन के कारण होता है, और अगर ऋतु परिवर्तन की बात करें तो परिक्रमण गति के कारण होता है, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिकली करके यहाँ पे दिखाया है, तो उसको देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा-सा क्वेश्चंस दिया है, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत हार्ड नहीं क्वेश्चन है, आप सबसे बन जाएगा और उतना देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बनने को मतलब ना बनने का कोई सवाल नहीं उठता, ठीक है। तो अब हम लोग दोस्तों अगले चैप्टर पढ़ पे आते हैं, और आज भर के मतलब फिर मिलेंगे दोस्तों कल, ठीक है, इसी चैनल पर। और दोस्तों आपको चैनल पसंद आता है, अच्छा लगती है हमारी पढ़ाई हुई चीज़ों, तो इसको चैनल को अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख पाएँ, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।